1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल चेन को बिल्ड करेगा। यह कहानी है द ओबरॉय होटल्स की। साल 1898 में जन्म होता है। मोहन सिंह ओबरॉय का वो केवल 6 महीने के थे जब एक एपिडेमिक में उन्होंने अपने फादर को खो दिया। लेकिन इसके बाद भी मोहन की मदर ने इंश्योर किया कि उन्हें एजुकेशन मिले। 16 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज एजुकेशन के लिए लाहौर जाके DAV कॉलेज लाहौर को ज्वाइन कर लिया और वहां उनकी लाइफ में 2 खास चीजें हुई। पहला, उन्होंने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखा और दूसरा, उन्हें एक शू फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। देखते ही देखते उन्होंने डिजाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस को डीप समझ लिया। वो एक नॉर्मल वर्कर से पहले सुपरवाइजर बने और फिर फुल टाइम मैनेजरियल पोजीशन पे आ गए। गरीबी से उठकर आए मोहन को लगने लगा था कि उनकी लाइफ अब सेटल हो चुकी है कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1919 में पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गए, जिस कारण कई बिजनेसेस को नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। कुछ सालों तक स्ट्रगल करने के बाद 1922 में शू फैक्ट्री भी बंद हो गई और रातों रात मोहन अनएम्प्लॉयड हो गए। कोइंसिडेंटली इसी दौरान मोहन की ईश्वर देवी से शादी हो जाती है और उनकी एक न्यूबॉर्न बेटी भी रहती है। इसीलिए मोहन डेस्परेट थे। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था, और वो शहर था शिमला। गर्मियों में शिमला ही ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, जिस कारण यहाँ हाई रैंकिंग ऑफिशियल और टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता था, और इसीलिए ये काम ढूंढने के लिए एक परफेक्ट शहर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहन शिमला में अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। वो डिस्पेयर में चलते जा रहे थे कि तभी उन्होंने अपने आप को एक आलीशान बिल्डिंग के सामने पाया। वो शिमला के सबसे पॉपुलर होटल द सिसिल होटल आ पहुंचे थे। उन्होंने वहां के हाई प्रोफाइल गेस्ट्स और टॉप नॉच स्टाफ को देखा, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो तब तक शिमला नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें सिसिल में जॉब न मिल जाए। उन्होंने गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंटली अंदर जाने लगे, लेकिन सिसिल के गार्ड ने उनकी अपीयरेंस को देखते हुए उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने होटल के बाहर तब तक वेट किया जब तक होटल के मैनेजर बाहर नहीं आए। मैनेजर के आते ही मोहन कॉन्फिडेंटली उनके पास गए और कहा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब सर, डू यू हैव अ वैकेंसी। ससल मोहन की इंग्लिश सुनकर मैनेजर काफी इंप्रेस हुए और अगले ही दिन उन्हें द सिसिल होटल में 50 पर मंथ की सैलरी पे क्लर्क की नौकरी मिल गई। सिसिल में मोहन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कोल की सप्लाई और स्टॉक मैनेज करना। जल्द ही उन्हें आइडिया आया कि कोल डस्ट बॉल्स यूज करके होटल का बहुत पैसा बच सकता है। ये बॉल्स न केवल सस्ती हैं, बल्कि ये अपनी स्लो बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक के कारण रात भर बॉयलर्स को चालू रख सकती है और सुबह बस थोड़ी सी नॉर्मल कोल ऐड करके पानी जल्दी गर्म हो सकता है। उन्होंने ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया और होटल का बहुत फायदा हुआ। इसके अलावा मोहन को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड राइटिंग भी आती थी, इसीलिए जल्द ही उन्होंने मैनेजर को डॉक्यूमेंटेशन और लेटर्स लिखने में असिस्ट करना चालू कर दिया। यह सब देखकर मैनेजर ने उन्हें प्रमोट करके गेस्ट क्लर्क बना दिया और सैलरी भी बढ़ा दी। सेसिल होटल में यूजुअली केवल VIP गेस्ट आते थे और मोहन एंड गेस्ट्स के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को डीप ऑब्जर्व करते थे। साथ ही साथ उन्होंने खुद से ही कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली थी, जिस कारण उन्हें गेस्ट से पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। इन सब के कारण 1925 तक वो न केवल VIP गेस्ट से डील करने में एक्सपर्ट बन चुके थे, बल्कि उनमें होटल के सभी ऑपरेशंस की गहरी समझ आ चुकी थी। इसी बीच सिसिल के मैनेजर ने अपना खुद का होटल खरीदने का फैसला किया। उन्होंने शिमला में ही 50 कमरों का कार्टन होटल खरीद लिया। मैनेजर का नाम क्लार्क्स था, इसीलिए उन्होंने होटल का नाम बदलकर क्लार्क्स होटल रख दिया। उन्हें पता था कि मोहन को होटल इंडस्ट्री की एक्सेप्शनल समझ आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने मोहन को क्लार्क्स होटल ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन एक क्लर्क की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह। मोहन को अब क्लार्क्स होटल के प्रॉफिट्स का छोटा सा हिस्सा मिलने वाला था। पार्टनर बनते ही होटल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन पे आ चुकी थी और ऐसा होते ही उन्होंने
क्लार्क्स होटल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने तुरंत होटल को रिनोवेट किया, खास तौर पे बार को अपग्रेड किया, जिससे वहां यंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आने लगे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर से पर्सनली कनेक्ट करके उन्हें अपने नए होटल में इनवाइट किया और पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर की। और फाइनली उनकी वाइफ ईशर देवी ने इंश्योर किया कि वो होटल की हर सप्लाई को खुद मार्केट में जाकर लाएं, ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन सब के चलते कुछ ही महीनों में क्लार्क्स होटल की ऑक्यूपेंसी डबल होके 80 पर तक पहुंच गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे यह पूरा होटल उनके हाथ से एक झटके में छिन सकता था। क्लार्क्स की वाइफ काफी बीमार पड़ जाती है और क्लार्क्स डिसाइड करते हैं कि वो होटल को 2 मिलियन रुपए में बेच के इंग्लैंड लौट जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद भी अब इस होटल का फ्यूचर अनसर्टेन था और उनके पास इसे खुद खरीदने के पैसे नहीं थे। सिचुएशन को देखते हुए ईशर देवी ने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी, लेकिन इसके बाद भी उनके पास सफिशिएंट पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए थे। बचे हुए पैसों को अरेंज करने के लिए मोहन ने अपने गांव के एक मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वो प्रॉफिट्स कमा के इस लोन को चुका देंगे। 34 की एज में मोहन सिंह ओबेरॉय क्लार्क्स होटल के मालिक बन चुके थे, लेकिन साथ में उनके ऊपर बहुत बड़ा डेट भी था। इसीलिए मोहन और ईशर देवी ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की और पर्सनली काफी फ्रूगली रहते हुए सभी अर्निंग्स को होटल में री इन्वेस्ट किया। अल्टीमेटली 2 साल के अंदर ही उन्होंने क्लार्क्स होटल को सक्सेसफुली रन करते हुए पूरा लोन चुका दिया। मोहन की सक्सेस का एक मेन कारण था उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रांग कमांड हासिल कर ली थी, जिस कारण वो न केवल ससल के मैनेजर को इंप्रेस कर पाए थे, बल्कि अपने होटल्स के हाई प्रोफाइल गेस्ट से भी सक्सेसफुली डील कर पाते थे। अब मोहन अपनी लाइफ में केवल एक 50 रूम के होटल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। वो अब होटल बिजनेस का पूरा एम्पायर बिल्ड करना चाहते थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कलका में एक होटल लीज पे अवेलेबल था और ये होटल था द ग्रैंड होटल। 500 रूम्स के साथ ग्रैंड होटल न केवल कलका बल्कि पूरे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल था। यह होटल कोलकाता की पहली बिल्डिंग्स में से एक था जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट थी और सालों से इसने रॉयल फैमिली, सेलिब्रिटीज और डिग्निटरीज को होस्ट किया था। लेकिन रिसेंटली यहां कंटेम वाटर के कारण टाइफाइड आउटब्रेक हो गया था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। इस इंसिडेंट के बाद होटल की रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। इसीलिए अल्टीमेटली 1937 में यह होटल बंद हो गया और इसके ओनर्स इसे लीज पे देना चाहते थे। मोहन के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो शिमला में अपने छोटे होटल को बिना कोई रिस्क के चलाते रहे, या फिर क्लार्क्स होटल से 10 गुना बड़े होटल को लीज पे लेकर अपनी किस्मत आजमाए। मोहन ने दूसरा ऑप्शन चुना और 8,000 पर मंथ के रेट पे द ग्रैंड होटल को लीज पे ले लिया। लेकिन जब उन्होंने होटल की हालत को प्रॉपरली देखा तो उन्हें अपने डिसीजन पे डाउट होने लगा। बिल्डिंग के अंदर के हर दीवार में धूल की मोटी परत जमी हुई थी, पेंट उखड़ चुका था और इंटीरियर्स बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। होटल को रिवाइव करने के लिए उसे एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। इसीलिए मोहन ने फिर से एक लोन लिया और बिना देरी किए एक मैसिव क्लीन अप ऑपरेशन करवाया, जिसमें होटल का हर एक कोना डीप क्लीन करवाया गया। इंटीरियर्स जैसे टपस्ट्रीज, गिल्ट मिरर्स, मार्बल पिलर्स और चैलियल। उन्होंने पर्सनली होटल के पुराने स्टाफ जैसे शेफ, हाउसकीपिंग स्टाफ और पोर्टर्स एक्स्ट्रा को रीच आउट किया और उन्हें वापस होटल ज्वाइन करवाया, क्योंकि यही लोग होटल को सबसे अच्छे से जानते थे। लेकिन एक चीज को रिस्टोर करना अभी भी बाकी था और वो थी होटल की रेपुटेशन, जो टाइफाइड आउटब्रेक के कारण खराब हुई थी। मोहन ने इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने होटल में लगे हुए हर एक पाइप और ओवरहेड टैंक को निकाल फेंका और एक नया मॉडर्न प्लम्बिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। उन्होंने एक नई प्रैक्टिस एस्टैब्लिश की, जिसमें वो खुद सुबह सबसे पहले अपने पूरे स्टाफ की हाइजीन जैसे नेल्स, हेयर और यूनिफॉर्म को इंस्पेक्ट करते थे। इवेंचर के बीच ये बात फैल गई कि न केवल ग्रैंड होटल पहले से ज्यादा प्रीमियम सर्विसेज दे रहा है, बल्कि वो अब 100% सेफ है। और इसीलिए अगले 2 सालों में ग्रैंड होटल की ऑक्यूपेंसी वापस से बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बेटर होने लगी, वैसे ही एक और सेटबैक आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 वॉर के स्टार्ट होते ही ब्रिटिश आर्मी के हजारों सोल्जर्स के लिए कलक एक बेस बन चुका था और इन सोल्जर्स के अकोमोडेशन के लिए ब्रिटिशर्स को काफी जगह चाहिए थी। इसीलिए ब्रिटिश ने बाकी कई बिल्डिंग्स के साथ साथ
ग्रैंड होटल को भी वॉर के दौरान अपने कब्जे में लेने के ऑर्डर्स पास कर दिए। अगर इतनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट के बाद ये होटल मोहन के हाथ से निकल जाता तो वो लोन्स ना चुकाने के कारण बैंकरप्टली उन्होंने हिम्मत की और ब्रिटिश जनरल को समझाया कि अगर सोल्जर्स का रहना और खाना खुद आर्मी मैनेज करेगी तो आर्मी को हर दिन 1 रुपए पर सोल्जर खर्च करने होंगे, लेकिन मोहन केवल 10 रुपए पर सोल्जर के प्राइस में सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, जिससे आर्मी का बहुत पैसा बच सकता है। लकीली जनरल ने डील डन कर दी, लेकिन अब मोहन को कैसे भी बहुत कम प्राइस चार्ज करते हुए होटल को प्रॉफिटेबली चलाना था। मोहन ने दिमाग लगाया और पूरे होटल के सभी लग्जरियस इंटीरियर्स को सेफली रिमूव करके स्टोर कर लिया और उनकी जगह स्टडी और चीप इंटीरियर्स लगा दिए। इवन किंग साइज बेडी सर्विसेज को रिमूव करके बेसिक सर्विसेज से रिप्लेस कर दिया गया। ऑक्यूपेंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए जहां हो सके वहां बेड्स लगा दिए गए। ऑनक्यूपेंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए जहां हो सके वहां बेड्स लगा दिए गए। इवन कॉरिडोर्स और कोर्टयार्ड्स को भी डॉर्मेट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। अल्टीमेटली 1400 लोगों की कैपेसिटी वाले ग्रैंड होटल में 4000 सोल्जर्स रुकने लगे। मतलब 40,000 का रेवेन्यू हर दिन। इन सभी स्ट्रेटेजी के चलते मोहन 1945 के एंड तक करोड़ों रुपए कमा चुके थे और अब ग्रैंड होटल वापस नॉर्मल कस्टमर्स के लिए भी ओपन हो चुका था। ग्रैंड होटल की ग्रैंड सक्सेस के बाद मोहन के पास पहले से भी बड़ा एक नया गोल था। पूरा हिंदुस्तान वो इंडिया में खुद की एक होटल चेन ऑन करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एसोसिएट होटल्स ऑफ इंडिया यानी HI को एक्वायर करने का ठान लिया। HI पूरे इंडिया के 8 सबसे लग्जरियस होटल्स को ऑन करता था, जिसमें शिमला का सेसल होटल भी शामिल था। समय के साथ HI का मैनेजमेंट डिटेरिटोरियलाइजेशन और मोहन इंडिया के सबसे लग्जरियस होटल्स के ऑनर बन चुके थे, इंक्लूडिंग सेसल होटल। वही सेसल होटल जहां उन्हें घुसने तक से मना कर दिया गया था। मोहन के दिमाग में अब केवल एक एम था, अपने 10 होटल्स को इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी होटल से भी बेटर बनाना। और इसे अचीव करने के लिए उनके पास एक कमाल का मास्टर प्लान था। 1952 में उन्होंने एक वर्ल्ड टूर प्लान किया, जिसमें उनका मेन गोल था वर्ल्ड के टॉप मोस्ट होटल्स में जाकर उन्हें डीप स्टडी करना। उन्होंने इस टूर में द डॉर्चेस्टर फोर सीजन्स होटल, जॉर्ज 5 और कैरिब हिल्टन जैसे टॉप होटल्स में स्टे किया। हर एक होटल में स्टे करते वक्त वो हमेशा एक नोटबुक और पेन कैरी करते थे और होटल के हर एक लेआउट और ऑपरेशंस पे डिटेल्स लेते थे। 3 महीनों में 25 होटल्स को स्टडी करने के बाद उनके पास कई 100 पेजेस के नोट्स इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने इंडिया वापस आके अपनी लर्निंग्स के बेस पे अपने होटल्स के किचन लेआउट रूम, डिजाइन पब्लिक एरिया, डिजाइन मेन्यू डिजाइन और रूम सर्विस जैसी हर एक में मैसिव इंप्रूवमेंट्स की और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स अचीव कर लिए। 1955 में मोहन ने देखा कि इंडिया में कई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहां एक टाइम पे तो राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं रह रहा। उन्हें यहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, इसीलिए उन्होंने रॉयल फैमिली से नेगोशिएट करके इन पैलेस को लीज पे लेने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के गुलाब भवन पैलेस को होटल में कन्वर्ट किया और इसी तरह इंडिया को मिला उसका पहला रियल पैलेस होटल। 1970 तक अपनी कंटिन्यूड सक्सेस को देखते हुए ओबरॉय ग्रुप को लगने लगा कि वो इंडियन लग्जरी होटल इंडस्ट्री के अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुके हैं। और सच कहें तो उस समय तक उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी, लेकिन हर साम्राज्य को एक ना एक दिन चुनौती मिलती है और ओबरॉय के लिए वो चुनौती बनकर सामने आया, ताज होटल ग्रुप। 1971 तक ताज का केवल एक ही होटल था, उनका मुंबई का ताज पैलेस होटल, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की। उन्होंने उदयपुर के लेक पैलेस को होटल में कन्वर्ट किया। 1972 में जयपुर में रामबाग पैलेस की शुरुआत की। 1976 में फका होटल को खरीद के दिल्ली में एंट्री ली। 1980 तक ताज ग्रुप इंडिया की लगभग हर प्रोमिनेंट सिटी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका था। यह साफ था अब मुकाबला सीधा था और मैदान भी बड़ा। ओबरॉय को पता था कि अगर उन्हें सच में ताज को टक्कर देनी है तो उन्हें उसी शहर में अपनी ताकत दिखानी होगी जहां ताज का फ्लैगशिप होटल खड़ा था। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। 1970 में मोहन ने एक ऐसा फैसला लिया जो या तो इतिहास रचने वाला था या सब कुछ दांव पर लगाने वाला। उन्होंने मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्क्रैच से एक होटल बनाने का निर्णय लिया। 500 रूम्स, 34 फ्लोर्स,
उस दौर की मुंबई की सबसे ऊंची और सबसे भव्य इमारतों में से एक। प्रोजेक्ट का बजट 7 करोड़ था, लेकिन देखते ही देखते लागत बढ़कर लगभग 20 करोड़ तक पहुंच गई। ओबरॉय ग्रुप ने लोन लिया और हालात ऐसे हो गए कि हर दिन सिर्फ ब्याज में 1,20,000 रुपए चुकाने पड़ रहे थे। ये सिर्फ एक होटल का प्रोजेक्ट नहीं था, ये ओबरॉय ग्रुप की प्रतिष्ठा, उनका भविष्य और उनका पूरा साम्राज्य दांव पर था। फाइनेंशियल प्रेशर इतना बढ़ गया कि कंस्ट्रक्शन रोकने की नौबत आ गई, लेकिन यही वो पल था जहां मोहन ने साबित किया कि लीडर कौन होता है। 72 साल की उम्र में उन्होंने खुद 6 महीनों तक मुंबई में कैंप किया, दिन रात साइट पर रहे, हर डिटेल पर नजर रखी और यह सुनिश्चित किया कि होटल समय पर पूरा हो। 1973 में होटल ऑपरेशनल हुआ और यह सिर्फ एक होटल नहीं था, यह एक बयान था, एक संदेश कि ओबरॉय पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन किस्मत ने अभी एक और परीक्षा बाकी रखी थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। देश में आर्थिक मंदी आ गई, फॉरेन और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की संख्या गिरने लगी। सबसे बड़ा झटका होटल इंडस्ट्री को लगा। ओबरॉय ग्रुप का कर्ज बढ़ता गया। हालात ऐसे बन गए कि मुंबई के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बेच देने का प्रेशर बनने लगा। लेकिन मोहन के लिए यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं थी, ये उनकी जिद थी, उनका विजन था, उनका सम्मान था। उन्होंने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान लेबन में सिविल वॉर शुरू हो गई। अरब देशों के कई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो पहले बिजनेस या लेजर के लिए लेबन जाते थे, अब नए सुरक्षित डेस्टिनेशन की तलाश में थे और उनकी नजरें मुंबई पर टिकने लगी, जहां बाकी लोग संकट देख रहे थे। वहां मोहन ने अवसर देखा। उन्होंने तुरंत एक मास्टर प्लान तैयार किया। अपने होटल्स के 200 स्टाफ मेंबर्स को क्रैश कोर्स देकर अरबी भाषा सिखवाई गई ताकि वे अरब गेस्ट से सीधे और प्रभावी तरीके से संवाद कर सकें। रूम सर्विस डायरेक्टरी और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी अरबी में तैयार किए गए। यह सिर्फ सर्विस नहीं थी, यह पर्सनल टच था और यही ओबरॉय की असली ताकत थी। कुछ ही समय में ओबरॉय होटल अरब गेस्ट्स की पहली पसंद बन गया। रूम्स फुल रहने लगे, रेवेन्यू बढ़ने लगा और धीरे धीरे कर्ज उतरता गया। कुछ ही सालों में ओबरॉय ने न सिर्फ अपना लोन चुका दिया, बल्कि इस होटल से भारी मुनाफा भी कमाया। यह सिर्फ एक बिजनेस टर्न अराउंड नहीं था, यह एक विजनरी लीडर की जीत थी। इस सफलता के साथ ओबरॉय ग्रुप ने खुद को इंडिया की सबसे प्रोमिनेंट और सबसे रेस्पेक्टेड लग्जरी होटल चेन के रूप में स्थापित कर दिया। मोहन का साफ सिद्धांत था, सेकंड बेस्ट होना मंजूर नहीं है, और इसी सोच के साथ उन्होंने ओबरॉय ग्रुप को खड़ा किया। आज 32 लग्जरी होटल्स के साथ ओबरॉय सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के फाइनेस्ट होटल ब्रांड्स में गिना जाता है। और सबसे प्रेरणादायक बात, इस हजारों करोड़ के साम्राज्य के पीछे खड़ा वो इंसान जो कभी एक होटल में क्लर्क की नौकरी के लिए दरवाजे पर रोका गया था। यही है ओबरॉय की कहानी, हिम्मत की, जिद की और कभी हार न मानने की।